माँ, तुम इस तरह से मत उठो। तुम्हारी खांसी अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम लेटी रहो, मैं पानी पिलाती हूँ। बेटा, अब मुझे उठना ही पड़ेगा क्योंकि काम का समय हो गया है। तेरी शोभा चाची घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी और मैं लेट नहीं हो सकती। अगर आज मैं काम पर नहीं गई तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी और हमारी पगार भी काट लेगी। लेकिन माँ, तुम अपनी हालत तो देखो। आज तो तुम्हें बहुत तेज बुखार भी है। इतनी कड़कड़ाती धूप में तुम बाहर जाओगी तो तुम्हारी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। आज तुम मत जाओ ना, शोभा चाची से एक दिन की छुट्टी ले लो। नहीं बेटा, तू शोभा चाची को नहीं जानती। वो एक नंबर की घमंडी औरत है। वो बीमारी को सिर्फ एक बहाना समझती है। अगर मैं आज काम पर नहीं गई तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। कोई बात नहीं है, अगर चाची गुस्सा करेगी तो उसका गुस्सा मैं झेल लूंगी। तुम बस चुपचाप यहाँ इस चारपाई पर लेटी रहो। आज तुम्हारी जगह मैं जाती हूँ और करके आती हूँ। ठीक है बेटा, अगर तेरी यही मर्जी है तो आज मेरी जगह तू ही चली जा, लेकिन वहाँ बहुत ध्यान से काम करना। वो अमीर लोग हैं, उनके यहाँ महंगी महंगी चीजें रखी रहती है। किसी चीज को नुकसान मत पहुँचाना। आरती अपनी बीमार माँ को बिस्तर पर सुलाती है और काम के लिए शोभा चाची के आलीशान घर की तरफ निकल पड़ती है। उनके घर के अंदर कदम रखते ही कूलर की ठंडी हवा उसे बहुत अच्छी लगती है। वहीं खड़ी होकर मन ही मन, वाह, इनके घर में घुसते ही कितनी ठंडी हवा लगती है। बाहर इतनी धूप है, लू चल रही है और अंदर कूलर और एसी चल रहा है। मानो कोई दूसरी दुनिया हो। अमीर लोगों के ठाठ ही अलग होते हैं। तभी उसकी चाची शोभा सीढ़ियों से उतरते हुए वहां आती हैं। आरती को इस तरह खड़ी देखकर गुस्सा करते हुए, ओ आरती, तू आई है आज? तेरी माँ क्यों नहीं आई? चाची, माँ बीमार है। उन्हें रात से बहुत तेज बुखार और खांसी आ रही है, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। मैं उनका सारा काम कर दूंगी। अच्छा, अगर तू काम करने आई है तो यहाँ बुत बनकर क्यों खड़ी है? काम करना शुरू क्यों नहीं करती? शोभा चाची की बातें सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आंसू छुपाकर चुपचाप झाड़ू और पोछा उठाकर घर की साफ सफाई में जुट जाती है। वो हॉल में पोछा लगा ही रही होती है कि तभी शोभा की बेटी कनक अपने कमरे से बाहर आकर, सुन, मेरे लिए जल्दी से तरबूज का फ्रेश और ठंडा जूस बना दे। बहुत तेज गर्मी लग रही है मुझे, जल्दी कर। ठीक है कनक, मैं अभी किचन में जाती हूँ और तुम्हारे लिए ठंडा जूस बना देती हूँ। आरती किचन में जाकर तरबूज काटती है, उसमें शक्कर और बर्फ मिलाती है और जूस बनाकर कनक के कमरे में लेकर जाती है। कनक जूस का ग्लास हाथ में लेकर एक घूंट पीती है और गुस्से में उसे फर्श पर फेंक देती है। ये क्या बकवास जूस बनाया है तूने? ये क्या है? तुझे जरा सा जूस बनाना भी नहीं आता क्या? कनक, क्या हुआ? जूस तो मैंने बहुत अच्छे से फ्रेश तरबूज काट कर ही बनाया है। इस तरबूज में तूने शक्कर इतनी ज्यादा डाल दी है, मीठे के मारे मेरा गला बैठ गया। तुम लोग खानदानी गरीब हो ना आरती, इसलिए तुम लोगों ने कभी कोई अच्छी या डाइट वाली चीज लाइफ में देखी नहीं है। तुम लोगों को हर चीज में बस मीठा ही पसंद आता है। शक्कर तो मैंने सिर्फ 2 ही छोटे चम्मच डाली है, जितनी रोज माँ तुम्हारे जूस में डालती है। इतनी शक्कर कौन डालता है? मैं डाइट फ्रेंडली खाना खाती हूँ। मेरा पूरा मूड खराब कर दिया तूने। कनक, मैं अभी दूसरी बार बिना शक्कर का फ्रेश जूस बना देती हूँ। आरती दोबारा किचन में जाती है और कनक के लिए फिर से जूस बनाते हुए अपने पिताजी को याद करके मन ही मन, पिताजी, आप माँ और मुझे इस तरह बेसहारा छोड़कर क्यों चले गए? अगर आज आप हमारे साथ होते तो हमें इस तरह दूसरों के घरों में गालियाँ और ताने नहीं सुनने पड़ते। आरती दोबारा बिना शक्कर का जूस बनाती है और जूस लेकर कनक के कमरे में जाती है। फिर आरती जूस टेबल पर रखकर कनक के कमरे से बाहर आ जाती है और पूरे घर की साफ सफाई का काम, बर्तन और पोछा खत्म करती है। शाम को वो थककर चूर होकर वापस अपने कच्चे घर में लौट जाती है, निर्मला अपनी बेटी का उदास और थका हुआ चेहरा देखकर। आ गई बेटा तू? मैं कब से तेरा रास्ता देख रही थी। क्या हुआ बेटा? आज फिर से शोभा चाची ने तेरी बेइज्जती की क्या? तेरा चेहरा बहुत उदास लग रहा है। अमीर लोग गरीबों को इंसान नहीं समझते, इसमें अब कौन सी बड़ी बात है? दोनों माँ बेटी बातें कर ही रही होती हैं कि तभी उनकी पड़ोसन ममता हाथ में शादी का लिफाफा लिए मुस्कुराते हुए उनके पास आकर, निर्मला बहन, मैं तुम दोनों के लिए अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आई हूँ। तुम दोनों भी मेरी बेटी की शादी में जरूर आना। हाँ ममता आंटी, हम दोनों आपकी बेटी की शादी में जरूर आएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम समय पर पहुँच जाएंगे। ममता कार्ड देकर चली जाती है। अगले दिन सुबह आरती अपनी पुरानी अलमारी खोलती है और उसमें रखे अपने साधारण कपड़ों में से एक पुरानी ड्रेस निकालती है और उसे पहनकर तैयार होकर अपनी माँ के साथ शादी में चली जाती है। चारों तरफ भव्य सजावट, रोशनी और बड़े लोगों को देखकर आरती की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो मंच की तरफ देखकर,
माँ देखो, दूल्हा आ गया। कितनी शानदार बारात आई है, बैंड बाजा कितना बड़ा है, और ये शादी का हॉल भी कितना आलीशान और बड़ा है। चारों तरफ कितने अमीर लोग आए हैं। हाँ बेटा, लड़का बहुत अमीर खानदान से है, शहर में बड़ा नाम है उनका, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा भव्य और महंगा इंतजाम किया है। माँ, अब तो ममता चाची की बेटी की शादी बहुत अमीर घर में हो रही है, तो ये अमीर घर में जाकर बिल्कुल राजकुमारियों की तरह राज करेगी ना? हाँ बेटा, अमीर घर की बहू बनी है तो राजकुमारियों की तरह ही ऐश करेगी। काश मेरी भी शादी कभी ऐसे ही किसी बड़े और अमीर घर में होती, जहाँ मुझे कभी गरीबी न देखनी पड़ती। आरती अभी अपनी माँ से दिल की बात कह ही रही होती है कि तभी पीछे से कनक बहुत महंगे लहंगे में सज धज कर वहाँ आ जाती है। वो आरती की बातें सुन लेती है और लो इनकी सुनो, इनकी 2 कौड़े की औकात है और सपने आसमान से भी बड़े हैं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तुम गरीबों के सपने कभी खत्म क्यों नहीं होते? तूने कभी अपने बदसूरत चेहरे को आईने में देखा है आरती? अपनी ये फटे पुराने कपड़े देख। तेरी शादी इतने अमीर घर में भला कैसे हो सकती है? तू और तेरी माँ दोनों खानदानी गरीब हैं। अपनी हैसियत देखकर सपने देखा कर। शोभा वो बच्ची है, ना समझ है। ऐसे शादी का आलीशान माहौल देखकर उसके मुंह से नासमझी में निकल गया। तुम उसकी बात का बुरा मत मानो, वो अपनी औकात जानती है। चाची इसे समझा कर रखो, वरना कोई और सुनेगा तो हंसेगा। तेरी इस बेटी की शादी तो किसी सड़क पर सब्जी का ठेला लगाने वाले से या किसी मामूली गरीब से ही होगी। तू इतने बड़े बड़े करोड़पति वाले सपने देखना बंद कर दे। वैसे तो मैं अभी यहाँ बड़े बड़े अमीर मेहमानों और लड़कों से मिलूंगी और उसके बाद जाऊंगी, और हो सकता है कि इस अमीर शादी में यहाँ मुझे मेरा कोई प्रिंस चार्मिंग भी मिल जाए। ऐसा कहकर कनक अपनी माँ के साथ चली जाती है। तभी आरती अपनी माँ से, माँ, मेरा यहाँ अब एक पल भी बैठने का मन नहीं कर रहा है। मेरा दम घुट रहा है यहाँ। चलो हम बिना खाना खाए ही तुरंत यहाँ से अपने घर वापस चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रुकना। आरती अपनी माँ का हाथ पकड़कर शादी के आलीशान हॉल से बाहर निकल जाती है और दोनों बिना खाए चुपचाप अपने घर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निर्मला आरती से, बेटा आरती, सब्जी बिल्कुल खत्म हो गई है, मैं बाजार जाती हूँ और थोड़ी सब्जी ले आती हूँ। अरे माँ, तुम कितना काम करोगी? तुम चुपचाप यहाँ चटाई पर बैठो, सब्जी लेने बाजार मैं चली जाती हूँ। आरती सब्जी खरीदने के लिए बाजार की तरफ चली जाती है। वो एक सब्जी वाले से सब्जी तौलवा रही होती है कि तभी आरती की नजर सड़क पर जाती है, जहाँ कोई बुढ़िया सड़क पार कर रही थी और इधर से तेज गाड़ी आ रही थी। आरती चिल्लाकर, अरे बूढ़ी अम्मा, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? गाड़ी इतनी तेज आ रही है, अम्मा हटो वहाँ से। आरती दौड़ कर जाती है और उस बुजुर्ग महिला को खींचकर एक्सीडेंट होने से बचा लेती है। अरे माँ जी, देखकर चलो, अकेले क्यों निकलती हो घर से? अभी आपका एक्सीडेंट हो जाता तो? हाँ बेटा, तो बात सही कह रही है। मेरी ही आंखें कमजोर है, आज तूने मेरी जान बचा ली। फिर वो बुजुर्ग महिला अपना पर्स निकालती हैं और ढेर सारे पैसे आरती की तरफ बढ़ाकर, बेटी तूने मेरी जान बचा ली, रख ले, ये तेरी बहादुरी का छोटा सा इनाम है। आप भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रही हो अम्मा। मेरी माँ ने सिखाया है कि पुण्य की कोई कीमत नहीं होती है, और मैं पुण्य की कीमत लेकर अपने पुण्य को बेकार थोड़ी करूंगी। आप इसे रख लो और मुझे आशीर्वाद दो। बेटी तो सचमुच बहुत ही खुददार लड़की है। अच्छा, क्या आशीर्वाद चाहिए तुझे? मुझे ऐसा आशीर्वाद चाहिए जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। शायद भगवान भी पूरा नहीं कर सकते। आशीर्वाद यही कि मुझ गरीब की शादी किसी करोड़पति अरबपति आदमी से हो जाए। बेटा ऐसा ही होगा, भगवान ने चाहा तो तेरी शादी बहुत बड़े अमीर घर में ही होगी। ठीक है अम्मा, अब मैं चलती हूँ। मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी। बेटा क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ रहती हो, मुझे बताते जाओ। मेरा नाम आरती है और मैं वो मंदिर के पीछे वाली गली में रहती हूँ। कभी आना आप, मेरा नाम पूछ लेना, कोई भी बता देगा। आरती सब्जी लेकर चली जाती है। अगले दिन कुछ लोग आरती का घर पूछते हुए आरती के घर के पास आकर, बहन जी, क्या आप जानती हैं कि यहाँ ये मंदिर के पीछे वाली गली में आरती नाम की लड़की कहाँ रहती है? अच्छा, वो तो वो सामने घर में रहती है। आप लोग उसके घर का पता क्यों पूछ रहे हो? अरे हम दरअसल उसके घर शादी का रिश्ता लेकर आए हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी लड़की है और जिस घर जाएगी स्वर्ग बनाएगी। आप लोग बेझिझक जाइए। वो लोग आरती के घर आते हैं और आरती की माँ से, राम राम जी, हम आपके घर आपकी बेटी आरती के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। अच्छा, बैठो बैठो, जाओ बेटा आरती, मेहमानों के लिए नाश्ता वाश्ता लाओ। जी माँ, मैं गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ।
आरती रसोई में जाती है और चाय बनाकर सबको पिलाती है। फिर दोनों परिवारों के बीच बात शुरू होती है। देखिए बहन जी, हमारा बेटा सब्जी का ठेला लगाता है। हम गरीब हैं, लेकिन आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। अच्छा, तो मैंने उन बूढ़ी अम्मा से पैसे नहीं लिए तो उन्होंने इस गरीब रिश्ते को मेरे घर भेज दिया। इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि करोड़पति घर में शादी हो और इतना गरीब रिश्ता भेज दिया। खैर, मेरी किस्मत में तो हमें रिश्ता हो भी नहीं सकता। भाई हमें तो रिश्ता बहुत पसंद है, बाकी आप बताइए। भाई साहब, मैं अपनी बेटी से एक बार पूछती हूँ। निर्मला अंदर कमरे में जाती है जहां आरती बर्तन समेट रही है। बेटी अच्छा लड़का है, मुझे तो पसंद है। तू बता, तेरी क्या राय है? माँ, अब इतने गरीब घर में रिश्ता करोगी एक सब्जी बेचने वाले से? बेटा तू तो जानती है कि हम अमीर नहीं है और अमीर घर में हमारा रिश्ता हो भी नहीं सकता। जो मिला है उसी में खुश रहना सीखो। ठीक है माँ, तो फिर हाँ कह दो। जब हमारी किस्मत ही ऐसी है तो मैं मना नहीं करूँगी। निर्मला बाहर आकर, भाई साहब, हमको आपका लड़का पसंद है और हमें ये रिश्ता मंजूर है। शांति आरती के हाथ में 10 रुपए का शगुन रखते हुए, ये लो बेटी, हमारी तरफ से शगुन। इतने गरीब हैं, ये लोग कम से कम 100 रुपए तो रखते। चलो कोई बात नहीं, इन पैसों से मैं पानी पूरी तो खा ही लूंगी। फिर वो लोग चले जाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और बहुत ही सादगी से गगन और आरती की शादी मंदिर में हो जाती है और आरती विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। आरती जब अपने ससुराल के घर में कदम रखती है तो अपने टूटे फूटे घर को देखकर मन ही मन, हे भगवान, मेरे ससुराल वाले इतने गरीब हैं, इतना छोटा और टूटा फूटा घर, और उसमें भी ये सब्जियों का ढेर। ऐसा लग रहा है जैसे किसी सब्जी मंडी में आ गई हूँ। आरती हमारे घर को देखकर परेशान मत होना। दरअसल सब्जियां बेचकर कभी इतने पैसे ही नहीं हो पाते कि हम इस घर को बड़ा कर सके। बस इसी में गुजारा चल रहा है। और देखो, वो पर्दे के पीछे वाला हिस्सा हम दोनों का है। हाँ बहू, इसीलिए तो हमने अपनी बहू बनाने के लिए तुम्हें चुना, ताकि तुम हमारी गरीबी को एडजस्ट कर सको। जिंदगी भर तो एडजस्ट करते आई हूँ, उसमें नया क्या है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ रह लूंगी। अब आरती पर्दे के पीछे अपने कमरे में जाती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मच्छर परेशान करने लगते हैं, जिसे देखकर गगन, अरे इतने सारे मच्छर हैं, तुमको तो बड़ी परेशानी होगी। अच्छा रुको, मैं कुछ धुआं जला देता हूँ। गगन नीम की पत्ती लेकर आता है, फिर उसको जलाता है, लेकिन नीम की पत्तियां जलाते ही कमरे में धुआं होने लगता है और आरती को खांसी आने लगती है। अरे गगन, ये कोई मच्छर भगाने का तरीका है? इससे तो अच्छा मुझे मच्छर ही काटे। आप तो इसे हटा दो यहाँ से। अरे माफ करना आरती, ऑल आउट लाने के पैसे नहीं थे इसलिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप धुएं को बाहर रख दो, मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। गगन जली हुई नीम की पत्तियों को घर के बाहर रखकर आता है और वो वैसे ही सो जाते हैं। अगले दिन आरती सुबह उठती है, तभी उसकी जेठानी निशा उसके पास आकर उसे एक साड़ी थमाते हुए, आरती, हमारे यहाँ नई बहू को पहले रसोई में पहनने के लिए जेठानी साड़ी देती है, इसीलिए ये साड़ी मेरी तरफ से है। भाभी, ये तो बहुत कीमती साड़ी है, आपके पास इतनी महंगी साड़ी कहाँ से आई? हाँ, वो दरअसल मोहल्ले की एक अमीर औरत हमारे पास से सब्जियाँ वगैरह ले जाती है। उसकी साड़ी पुरानी हो गई थी तो उसने मुझे दे दी थी। अच्छा, कोई बात नहीं भाभी, साड़ी बहुत सुंदर है। मैं इसे पहनकर रसोई का काम शुरू करती हूँ। थोड़ी देर के बाद आरती साड़ी पहन के आती है। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसे देखकर कीर्ति, अरे वाह भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। वैसे आज पहली रसोई में क्या बनाकर खिला रही हो हमें? मैं सोच रही थी कि सभी के लिए सूजी का हलवा बनाती, लेकिन हलवा बनाने के लिए सूजी और ड्राई फ्रूट चाहिए होता है। बहू, हमने सूजी और ड्राई फ्रूट पहले से किचन में रख दिया है, तो तुम जाकर हलवा बना लो। अब आरती अपने घर के किचन में जाकर किचन देखते हुए मन ही मन, हे भगवान, ये किचन तो कितना टूटा और पुराना लग रहा है। खैर, हलवा तो बनाना पड़ेगा। आरती सूजी और ड्राई फ्रूट ढूंढने के लिए कुछ डिब्बे खोलती है। तभी एक बड़ा डिब्बा आरती के हाथ से छूटकर गिर जाता है और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स बिखर जाते हैं। ये देखकर आरती मन ही मन, अरे मेरे ससुराल वाले तो इतने गरीब लोग हैं, फिर इनके घर इतना सारा ड्राई फ्रूट कैसे आ गया? तभी निशा वहां आते हुए, अरे आरती, ये क्या कर दिया तूने? ला, मैं इसे उठाने में मदद करती हूँ। भाभी, हमारे घर में इतने सारे ड्राई फ्रूट्स कहाँ से आए? अरे आरती, हमारी एक कस्टमर हैं जिनके यहाँ ड्राई फ्रूट का बिजनेस होता है, तो उन्होंने ही लाकर दिया था जब शादी होने वाली थी। अब ज्यादा मत सोचो और हलवा बनाओ। निशा सारे ड्राई फ्रूट समेटकर डिब्बे में रख देती है और वहां से चली जाती है। फिर आरती सूजी का हलवा बनाती है
और सबको देती है। हलवा खाते ही जीवन। भाई हलवा तो बहुत स्वादिष्ट बना है, मजा आ गया। हाँ पिताजी, हमारी बहू के हाथ में जादू है। धन्यवाद, आप लोगों को पसंद आया, मुझे बहुत खुशी हुई। अगले दिन सुबह गगन अपनी पत्नी से, अच्छा ठीक है आरती, अब मैं सब्जी बेचने जा रहा हूं। इतना कहकर गगन ठेले में रखकर अपने माथे पर मफलर बांधता है और फिर आवाज देते हुए, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो, सब्जी, आलू, प्याज, टमाटर ले लो, सब्जी। गगन ठेला लेकर चला जाता है। आरती बाहर खड़ी होकर गगन को बाय कर रही होती है। तभी पड़ोसन निधि और केसर आरती के पास आकर बातें करते हुए, तुम इस घर की नई बहू हो ना? कल ही तुम्हारी शादी हुई है? हाँ आंटी, नमस्ते, मैं गगन जी की पत्नी हूँ। बेटी, तुम्हारे घर वाले पिछले 1.5 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन वो किसी से मतलब नहीं रखते, बस हमेशा बिजी रहते हैं। अच्छा, हाँ, पता नहीं कितना घमंड है। और तुम्हारी ननद, वो तो कॉलेज जाती है ना? हाँ जाती तो है। हमारे यहाँ तो एक ही सरकारी कॉलेज है, पर तुम्हारी ननद वहाँ नहीं जाती है। वो पता नहीं किस कॉलेज में पढ़ती है। मेरी बेटी बताती है कि वो सरकारी कॉलेज में नहीं है, वो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती है। आखिर पैसा कहाँ से आता है इनके पास प्राइवेट कॉलेज की फीस देने के लिए? अच्छा, प्राइवेट कॉलेज की फीस? ठीक है आंटी, मैं इस बारे में बात करूंगी। आरती सीधे अपनी ननद के कमरे में जाकर अपनी ननद से, कीर्ति, तुम कॉलेज जाती हो ना? हाँ भाभी, मैं रोज कॉलेज जाती हूँ। किस कॉलेज जाती हो तुम? क्या तुम सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ती हो? हाँ भाभी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ती हूँ। क्यों, क्या हुआ? लेकिन वो बगल वाली आंटी तो कह रही थी कि उनकी बेटी भी वही पढ़ती है, लेकिन उसने तुम्हें वहाँ कभी नहीं देखा। भाभी, मेरे पास ऑटो के किराए के पैसे नहीं रहते, इसलिए मैं पैदल जाती हूँ और वो ऑटो से चली जाती है। मैं लेट पहुँचती हूँ, इसलिए पीछे बैठती हूँ और फिर मैं जल्दी से वापस आ जाती हूँ, तो उससे मेरी मुलाकात नहीं होती, इसीलिए उसने नहीं देखा है। अच्छा, वही तो मैं सोच रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो कोई बात नहीं। आरती वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर की साफ सफाई करते हुए आरती को एक वॉच मिलती है, जिसे देखकर आरती, अरे स्मार्ट वॉच, ये तो बहुत महंगी लगती है और इसमें एप्पल का टैग भी लगा है। इसका मतलब ये एप्पल की वॉच है, लेकिन इतनी महंगी वॉच हमारे घर में कैसे आई? तभी निशा कुछ ढूंढते हुए वहां आती है, जिसे देखकर आरती, क्या हुआ जेठानी जी, आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या? अरे मेरी वॉच नहीं मिल रही है, सुबह से ढूंढ रही हूँ। इन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, मिल ही नहीं रही है। अच्छा, देखिए कहीं ये तो नहीं है। अरे हाँ हाँ, यही तो है, दे दो। थैंक यू आरती। भाभी, ये तो एप्पल की वॉच है, ये तो बहुत महंगी है ना? ये हमारे घर में कहाँ से आई? अरे एप्पल की नहीं, ये डुप्लीकेट है। ये मैंने 80 रुपए में ली थी, चोर बाजार से डुप्लीकेट है, मेरे पति ने दिलाया था। निशा वॉच लेकर चली जाती है। तब आरती मन ही मन, मैंने तो वॉच चालू करके देखी थी, 80 रुपए वाली वॉच ऐसी तो नहीं हो सकती। ये तो सचमुच एप्पल की वॉच थी, कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। आरती का शक अब धीरे धीरे और भी गहरा होता जा रहा था। शादी को कई दिन बीत चुके थे, लेकिन घर के लोगों का रहस्यमयी व्यवहार उसकी समझ से परे था। एक सुबह जब आरती घर के लिए कुछ राशन और सामान खरीदने के लिए अपनी जेठानी निशा के साथ बाजार जाती है, तो बाजार में कनक अपनी कार से उतरकर आरती से, अच्छा, तो तेरा ससुराल इस गरीब झोपड़पट्टी वाले इलाके में है। तू तो ऐसे टूटे फूटे घर में जाने के ही लायक है आरती। देख, मेरी शादी तय हो गई और मैं बहुत बड़े घर में जा रही हूँ। मेरी अमीर घर में शादी हो रही है। कनक अपनी बात कहकर बड़े घमंड से मुंह बनाते हुए मॉल के अंदर चली जाती है। आरती की आंखों में अपमान के आंसू आ जाते हैं। निशा उसका हाथ थामती है और दोनों बहुएं उदास मन से घर वापस आ जाती हैं। शाम को जब गगन, अमन और जीवन काम से वापस आते हैं, तो गगन आरती को उदास देखकर, आरती क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं हुआ है। गगन जी, आप जाइए और हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। गगन, मैं बताती हूँ क्या हुआ आज। निशा सारी बातें गगन और बाकी लोगों को बताती है। ये सारी बातें सुनकर गगन, अरे इतनी सी बात, कल देखो मैं क्या करता हूं। अरे आरती, गगन के होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। गगन के पास हर समस्या का समाधान है, तुम्हारे इन आंसुओं का भी। अमन की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अगले दिन शाम को घर के बाहर एक बहुत ही बड़ी, आलीशान और चमचमाती हुई कार आकर रुकती है। कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से गगन उतरता है।
जिसने बहुत ही महंगा और शानदार वीआईपी सूट पहना हुआ था। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। वो बैग लाकर आरती को देते हुए, आरती देखो, मैं ये बड़ी कार लेकर आया हूं और इस बैग में तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है। ये ड्रेस पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ, हम घूमने चलेंगे। आरती कार और कपड़ों को देखकर हैरान होते हुए, इतनी महंगी ड्रेस, इतनी बड़ी कार क्यों लाए हो तुम? और कहाँ से लाए हो? तुम तो बहुत गरीब हो ना, तो ये सब कहाँ से आया? अरे आरती, मेरा एक दोस्त है, उसकी लॉन्ड्री है। उसका एक दोस्त है जिसकी कार की वर्कशॉप है। बस उसके यहां से कार ली और लॉन्ड्री वाले के यहां से कपड़े। और ये ज्वेलरी और पर्स भी मांग कर लाया हूं मैं। तुम बस ये सब कुछ पहनो और तैयार हो जाओ, घूमने चलेंगे। आरती बैग लेकर अंदर कमरे में जाती है और वो कीमती ड्रेस ज्वेलरी पहनकर तैयार हो जाती है। गगन उसे कार में बिठाता है और सबसे पहले उसे आरती की मां निर्मला के घर लेकर जाता है। निर्मला आरती को बड़ी कार से उतरते देख हैरान होते हुए, हे भगवान, आरती बेटी, दामाजी, ये सब क्या है? तुम लोग इतने अमीर कैसे दिख रहे हो? अरे माँ, तुम भी धोखा खा गई ना। ये गाड़ी और ये कपड़े सब दोस्तों से मांगे हुए हैं, सब नाटक है। हे भगवान, मैं तो घबरा ही गई थी। अच्छा माँ, मैं चाची से मिलकर आती हूँ। उसके बाद गगन कार को तेजी से चलाकर शोभा चाची के आलीशान बंगले के सामने रोकता है। आरती बहुत ही एटीट्यूड के साथ पर्स थामकर उनके घर में कदम रखते हुए, चाची, हम घूमने निकले थे तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर आपसे भी मिल लूंगी। राम राम चाची। अच्छा, तो तुम इतनी बड़ी गाड़ी में आई? ये इतने महंगे कपड़े और ये सब कहाँ से आया तेरे पास? तू तो बहुत गरीब थी। हाँ चाची, वो क्या है ना, मेरे पति देव की लॉटरी लग गई है। अब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं रही है। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। बैठो ना आरती, चाय तो पीकर जाओ। नहीं कनक, मैं चलती हूँ। अब मैंने सोचा नई गाड़ी खरीदी है तो आप लोगों को भी दिखा दूं। चलो गगन जी, लेट हो रहा है। आरती और गगन कार में बैठते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही कार शोभा के घर की गली से बाहर निकलती है, आरती कार में बैठी जोर से हंसते हुए, मैंने उन्हें बेवकूफ बना दिया ना। बहुत घमंड दिखाती थी वो दोनों, आज समझ में आई। उनका चेहरा देखने लायक था। हंसते हंसते आरती अचानक भावुक हो जाती है और, चलो 2 घंटे के लिए सही, लेकिन तुमने मुझे अमीर तो बनाया। मैंने अपनी बेइज्जती का बदला तो लिया। इन लोगों ने मुझे बहुत बेइज्जत किया है गगन जी। आरती तुम रो मत यार। भगवान ने चाहा ना तो एक ना एक दिन मैं तुम्हें इस दुनिया के सारे सुख दूंगा। कैसे सारे सुख दोगे? अमीरी का सपना तो मैं भी देखती हूँ, लेकिन हम गरीबों का वो सपना पूरा नहीं हो सकता। खैर छोड़ो, अब घर चलते हैं। अरे आरती, मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गया कि मेरा एक और दोस्त है जिसका रेस्टोरेंट है और उसने आज खाना फ्री किया है हमारे लिए। तो चलो ना, पहले वहां चलते हैं। गगन कार को एक बहुत बड़े और आलीशान रेस्टोरेंट के सामने रोकता है। दोनों अंदर जाते हैं और टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। वो बहुत ही प्यार से एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। तभी एक आदमी गगन के पास आकर, अरे सुनील सर, आपका तो इतना बड़ा काम है, आपकी इतनी चर्चा है, मैं कब से मिलना चाहता था आपसे। अरे भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं वो बिजनेस टाइकून सुनील मेहरा नहीं हूं। अरे सुनील मेहरा साहब, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपका चेहरा, आपकी आवाज हूबहू वही है। अरे भाई छोड़ो पीछा मेरा, गलत फहमी हुई है आपको। चलो आरती, कार में बैठो, यहां से निकलते हैं। गगन उस आदमी को वहीं छोड़कर आरती के साथ कार में बैठकर घर आ जाता है। अगले दिन दोपहर के समय आरती अपने आप से, आज घर पे कोई नहीं, मैं बोर हो रही हूँ, तो क्यों ना मैं घर की साफ सफाई कर लूं। आरती झाड़ू और कपड़ा लेकर पूरा घर साफ करने लगती है। वो साफ करते करते सब्जियों के ढेर के पीछे लगी लकड़ी की पुरानी दीवार के पास पहुंचती है। वहां साफ करते करते एक बटन दब जाता है और अचानक कड़कड़ाहट के साथ एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। आरती डर कर पीछे हटते हुए, हे भगवान, ये गुप्त दरवाजा है, क्या होगा इसके पीछे? चल कर देखती हूँ। आरती जैसे ही उस दरवाजे के पार कदम रखती है, वो एक आलीशान और भव्य 3 मंजिला घर के अंदर पहुंच जाती है। आरती देखती है कि वहां पर एक बहुत बड़ा हॉल है और दोनों तरफ से सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। एक साइड बहुत महंगा सा सोफा लगा हुआ है, ऊपर झूमर चमक रहा है और दूसरी तरफ स्विमिंग पूल है। हे भगवान, ये घर कितना सुंदर है। आज तक मैंने जो सपनों में भी नहीं देखा, वो आज हकीकत में देख लिया। आरती आश्चर्यचकित होकर आगे बढ़ती है और वहां बनी एक ऑटोमेटिक लिफ्ट के पास पहुंचती है और दूसरी मंजिल देखती है, जहां बड़े बड़े मास्टर बेडरूम, इंडोर गार्डन और जिम बना हुआ था।
वो फिर लिफ्ट से तीसरी मंजिल पर जाती है, जहां बहुत शानदार बड़े बड़े सोफे, बड़े बड़े झूमर और शानदार किचन है। आरती पूरा घर घूमती है और फिर लिफ्ट से वापस नीचे आकर अपने आप से, इतना बड़ा घर क्या मेरे ससुराल वालों का है? यदि ऐसा है तो उन्होंने ये सब मुझसे क्यों छुपाया और वो गरीबों की तरह क्यों रह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उनसे ही पूछना होगा। आरती बाहर आती है और बटन को वापस दबाकर दरवाजा बंद कर देती है। अब वो खिड़की के पास जाती है और बाहर देखती है। बाहर बड़ी आलीशान कार आकर घर के सामने रुकती है और उसमें से परिवार के सभी लोग बाहर आते हैं और फिर उसमें बैठी बुजुर्ग महिला को बाय करते हैं। उस बुजुर्ग महिला को देखकर आरती अपने आप से, अरे ये बूढ़ी औरत वही है जो मुझे बाजार में मिली थी और जिसने मुझे आशीर्वाद दिया था। ओहो, तो पक्का ये लोग स्मगलर हैं और छुप छुप कर स्मगलिंग करते हैं, इसीलिए मुझे नहीं बता रहे हैं। तभी गगन, अमन, निशा और शांति हाथ में सब्जियों का थैला लिए अंदर आते हैं। आरती को गुस्से में खड़ा देखकर गगन, अरे आरती, तुम यहाँ खिड़की के पास क्यों खड़ी हो? देखो, हम मंडी गए थे सब्जियों के लिए, बहुत सारी ताजी सब्जियां लाए हैं हम। झूठ मत बोलो, मैं सब सच जान चुकी हूँ, अब मुझसे कोई नाटक मत करो। अरे छोटी बहू, तुम ये क्या कह रही हो? तुम क्या सब जान चुकी हो? यही कि आप लोग स्मगलर हैं, स्मगलिंग करते हैं और वो बुढ़िया भी जरूर स्मगलिंग में मिली होगी। आरती बेटी, तू ये कैसी अजीब और बहकी बहकी बातें कर रही है? हाँ, मैं समझ गई हूँ और आपका राज भी मैं जान चुकी हूँ। मैंने वो अंदर का घर देख लिया है और अब मैं पुलिस कंप्लेन करने जा रही हूँ। आरती गुस्से में अपना पर्स उठाती और बाहर जाने लगती है। तब निशा, रुक जाओ आरती, पूरा सच जाने बिना कदम उठाना सही नहीं है। तुम सब जानना चाहती हो तो सुनो। आरती, कल रेस्टोरेंट के बाहर उस आदमी ने जो बताया था ना, वो बिल्कुल सच था। मैं सच में सुनील मेहरा ही हूँ और ये अरबपति मेहरा परिवार। तो फिर आपको ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी गगन जी? आप लोग सब्जी वाले क्यों बने? आरती, हमारे बिजनेस के दौरान दरअसल सुनील ने एक खतरनाक अंडरग्राउंड गैंग को पुलिस से पकड़वा दिया था। वो लोग हमारी जान के दुश्मन बन गए और उनका लीडर अभी तक पकड़ा नहीं गया था और उसी वजह से हमें भेष बदलकर यहाँ छिपकर रहना पड़ रहा था, नहीं तो वो हमें मार सकते थे। और भाभी, मैं सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ती हूँ, मैं शहर के सबसे बड़े प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती हूँ, लेकिन इस खतरे की वजह से मुझे छुपकर जाना पड़ता था ताकि किसी को पता ना चले। और वो एप्पल की वॉच मेरी ही थी और वो मेवे भी हमने खुद ही खरीदे थे, किसी कस्टमर ने नहीं दिया था। और वो साड़ी भी मैंने ही तुम्हें खरीद कर दी थी। और कल जो गाड़ी और कपड़े लेकर आए थे ना, वो भी हमारे खुद के ही थे। जहाँ से आज तुमने हमारा घर देखा वो हमारा चोर दरवाजा है। अच्छा, तो फिर वो बूढ़ी अम्मा कांता क्या कर रही तुम लोगों के साथ? वो कौन है? वो हमारी रिश्तेदार है, उन्हीं ने तुम्हारा रिश्ता बताया था। हमें ऐसी लड़की चाहिए थी जो खुददार हो, जो हमारी गरीबी में भी एडजस्ट कर ले, इसलिए उन्होंने तुम्हारे बारे में बताया। तो फिर आज आप लोग कहाँ गए थे और वो क्यों आई थी? वो हमें यहाँ छोड़ने आई थी। हम आज पुलिस स्टेशन गए थे और अब वो खतरनाक गैंग का लीडर पकड़ा गया है और आज तो हम तुमको सरप्राइज देने ही वाले थे, बताने ही वाले थे इस बारे में। बहू चलो अब हमारे साथ, हम तुमको आज मेन दरवाजे से घर में ले जाएंगे। गगन तुरंत ड्राइवर को कॉल करता है और कार मंगाता है। फिर सभी लोग गाड़ी में बैठकर उस 3 मंजिला महल के बड़े गेट के सामने पहुंचते हैं। चौकीदार गेट खोलता है, फिर वो अंदर जाते हैं। फिर गगन आरती को ऊपर एक बड़े आलीशान कमरे में लेकर जाता है। आरती, ये हमारा कमरा है, ये देखो देखो, ये वार्डरोब, ये पूरे कपड़े मैंने तुम्हारे लिए लेकर रखे हैं ऑलरेडी। इनमें से जो चाहो वो पहनकर बाहर आ जाओ। गगन मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। फिर आरती वार्डरोब खोलती है, जहां बहुत कीमती कपड़े, ज्वेलरी और सैंडल रखी होती हैं। आरती उन्हें पहनकर तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आ जाती है। तब तक परिवार के सभी लोग भी अपने कपड़े बदल चुके थे। उसी समय नौकर, मेम साहब, सर खाना तैयार है। चलो आरती, हम सब खाना खाते हैं। आओ आरती भाभी, आज आपके समीर घर में पहली बार आपके स्वागत में खाना बनाया गया है। चलो सब साथ मिलकर खाते हैं। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर हंसते मुस्कुराते हुए खाना खाते हैं। उसके बाद गगन आरती को पूरा घर घुमाता है। फिर वो लोग थक कर सो जाते हैं। अगली सुबह गगन आरती को अपनी बड़ी कार में बिठाकर शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाता है। उसी समय कनक भी अपने पति के साथ वहां आती है। उसका मंगेतर मोहन सुनील को देखकर चौंक जाता है और, अरे सुनील सर, आप
सुनील सर, आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं आपकी कंपनी में ही नौकरी करता हूँ। मोहन की बात सुनकर वहां खड़ी कनक और शोभा चाची का चेहरा शर्म से बिल्कुल पीला पड़ जाता है। उनका सारा घमंड एक पल में टूट जाता है। आरती उन दोनों को देखकर मुस्कुराती है। शॉपिंग करने के बाद आरती और सुनील दोनों घर आ जाते हैं। आरती देखती है कि उसकी माँ घर आ चुकी होती है। माँ, तुम यहाँ? तुम कब आई माँ? बेटा आरती, आज तेरे जेठ जी और निशा खुद गाड़ी लेकर मेरे घर आए थे और मुझे बहुत ही आदर के साथ यहाँ हमेशा के लिए अपने साथ रहने के लिए लेकर आए हैं। हाँ छोटी बहू, अब माँ जी भी हमारे साथ ही रहेंगी। निर्मला मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है और गगन भी उनके पैर छूता है। सब लोग मिलजुल कर उस आलीशान महल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह आरती का हर सपना पूरा हो जाता है।